तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। आज हम लोग एन के बॉस के विषय में बात करेंगे। जो इनका ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के हैं। इनके विषय में आज हम लोग बात करेंगे कि एन के बॉस का व्यक्तित्व क्या था, और एन के बॉस ने भारतीय समाज में क्या क्या योगदान दिए थे, अपने कौन कौन से पक्ष इन्होंने रखे थे। तो इनके विषय में आज हम लोग जानेंगे कि एन के बॉस की पृष्ठभूमि क्या थी, इन्होंने किस प्रकार का अध्ययन किया था। तो इनको शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ आप लोग को कि आज हमारा जो फर्स्ट पेपर है, द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, वो कंप्लीट हो जाएगा। आज आज ख़त्म है ये, और इसके बाद से हम लोग जो हमारा थर्ड पेपर है, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि एन के बॉस कौन थे, और इनकी पृष्ठभूमि क्या थी, और इनकी रचनाएं क्या क्या है ये देखेंगे। फिर इन्होंने किस किस पद्धति शास्त्र का प्रयोग किया था, और इन्होंने भारतीय समाज में अपने क्या क्या योगदान दिए थे। तो सबसे पहले हम इनके पृष्ठभूमि को देखेंगे। तो एन के बॉस का पूरा नाम निर्मल कुमार बोस है, यही है एन के बॉस। 1901 ईस्वी से लेके 1972 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। 1901 से 1972 तक इनका जीवन काल था। इनका जन्म कलकत्ता में 22 जनवरी 1901 को, और इनका देहावसान, इनकी मृत्यु जो है वो 15 अक्टूबर 1972 को हुआ था। अपने समूचे जीवन में वो अध्येता तथा विश्लेषक रहे। विज्ञान और मानवीय सेवा उनके जीवन का लक्ष्य रहा। उनके अध्ययन और रचनाएं भविष्य के मानव शास्त्रियों तथा समाजशास्त्र के लिए प्रेरणादायक रहेंगे। फिर उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा बिहार इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न विद्यालयों में हुई। और उसके बाद से इन्होंने इंटरमीडिएट किया, और इंटरमीडिएट के बाद इन्होंने भूगर्भ शास्त्र से स्नातकोत्तर बीएससी किया, और मानव शास्त्र से इन्होंने एमएससी की परीक्षा पास की। फिर इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में भूगर्भ शास्त्र और बाद में मानव शास्त्र का अध्ययन किया। 1923 से 1924 में इन विषयों की परीक्षा इन्होंने पास की थी। फिर उनका जीवन भी विविध रहा। कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुछ समय तक वे मानव शास्त्र विभाग में रहे, और बाद में वे भूगोल विभाग में मानव भूगोल के रीडर रहे। फिर इन्होंने इनको एक कैलिफोर्निया में बर्कले में विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर बुलाया गया था। 1959 में उन्हें शिकागो विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र विभाग में आमंत्रित किया गया था, और वहाँ पर 1959 से लेकर 1964 तक वे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक भी रहे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के वे आयुक्त भी रहे हैं। विज्ञान और मानवता की सेवा में बोस का बहुत बड़ा योगदान रहा। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी ये सम्मिलित थे, और उसके सिलसिले में ये जेल भी गए थे। मानव शास्त्र की सेवा के लिए उन्हें 1948 में अनंडेल स्वर्ण सम्मान भी दिया गया था। फिर इन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वे फेलो थे 1955 में, और 1966 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये इनकी पृष्ठभूमि थी। अभी वो मैं ऑब्जेक्टिव लिखी हूँ, आप लोग को वो चीज़ दे दूँगी। फिर हम देखते हैं कि इनके बॉस पे भी गांधी जी का काफ़ी प्रभाव था। ये गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। गांधी जी की रचनाओं का अध्ययन इन्होंने किया था। और इनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति के जीवित रहते व्यक्ति का अध्ययन उसके विचारों के अध्ययन से ही संभव है। वे गांधी जी के सचिव और सहयोगी थे, और गांधी जी की ज़मीन के साथ जुड़े हुए थे, और सत्यता के बारे में अनुभव से ही जानना चाहते थे। गांधी जी की पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से वे प्रभावित थे। जो गांधी जी का रचना था, पुस्तक था उनका, उससे ये काफ़ी प्रभावित थे। फिर बोस की रचनाओं को हम देखते हैं कि बोस की रचनाएं निम्नलिखित अंग्रेजी और बंगाली भाषाओं में है, विशेषतः अंग्रेजी में है। और कुछ कुछ समाजशास्त्री हैं जो इनका अंग्रेजी में है, उसे उन्होंने बंगाली में भी ट्रांसफ़र किया है, कुछ समाजशास्त्रियों ने। और कुछ अपनी रचनाएं बंगाली में भी दिए हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि
ये जो इन्होंने पहले 2 रचनाओं का मतलब सबसे पहले इन्होंने 2 रचनाएँ की थी लिखी थी, जिसमें निबंध और शब्द चित्रों का संग्रह है। मतलब जिसमें चित्र और निबंध दोनों हैं, बाकी बुक्स में ये सिर्फ़ रचनाएँ ही लिखे हैं। उस चित्र में हिंदू सामाजिक संरचना के मूलभूत तत्व और नृजातीयता जो आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, वो भी मैं भी आप लोग को बताऊँगी आगे। वो चीज़ और विचारधारा तथा इतिहास का समन्वय फ़ोटो से मतलब उन चित्रों से उसको इन्होंने दर्शाया है। फिर इनके जो रचनाएँ हैं उसमें एक है मैन इन इंडिया जो सर्वप्रथम संचालन किया था इन्होंने और उनकी रचनाएँ निम्नलिखित है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। जिसमें पहला है कैनस ऑफ ओरिशन आर्किटेक्चर 1932। दूसरा है एक्सवेंसेस इन मयूरभंज 1948। तीसरा है स्टडीज़ इन गांधीज्म 1959। और चौथा है कल्चर एंथ्रोपोलॉजी 1961। और पांचवा है पेसेंट लाइफ इन इंडिया ए स्टडी इन इंडियन यूनिटी ए एंड डाइवर्सिटी 1961। छठा है कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया 1967। सातवां है प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन 1967। आठवां है द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी 1975। नौवां है इनका हिंदू समाज के ग्रहण 1949 जिसे ये इंग्लिश में है, जिसे बंगाली भाषा में आंद्रे बेंते ने सन 1976 में बंगाली भाषा में थी जिसे इन्होंने अंग्रेजी में अनुवादित किया था। तो ये सब जानने से पहले फिर हम देखते हैं कि इनकी पद्धति शास्त्र क्या है। अभी मैं ये आप लोग को नीचे दिखा दूंगी, इसके विषय में भी बता दूंगी आप लोग को, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि पद्धति शास्त्र क्या है। तो इनका पद्धति शास्त्र क्या है। तो मूल रूप से जो एन के बॉस है इन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति में काफ़ी रुचि रखी थी। मतलब रुचि थी इनकी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में। ये ऐतिहासिक तथा निगमन पद्धति का प्रयोग उन्होंने इस भारतीय शास्त्रों के आधार पर सांस्कृतिक लक्षणों को समझने के लिए और उनका अध्ययन करने के लिए इन्होंने ऐतिहासिक और निगमन पद्धति का प्रयोग किया था। मेलिनोवस्की ने प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग भी किया था। और मेलिनोवस्की ने हाँ, और उसकी वजह से इन्होंने अपने नेचर ऑफ कल्चर में इनकी एक पुस्तक थी नेचर ऑफ कल्चर, जिनमें इन्होंने संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति ग्रहण को समझाया था। फिर नृजातीय शास्त्र भारत विज्ञान तथा सामाजिक इतिहास का समन्वय उन्होंने स्थापित किया। उनका विचार था कि हिंदू सभ्यता को समझने के लिए मानव शास्त्रियों को व्यवहारिक स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय समाज को समझने के लिए नृजातीयता तथा भारत शास्त्र का समन्वय करना चाहिए। इन दोनों ही आधारों पर भारतीय सभ्यता की पुनर्रचना हो सकती है। इसी संदर्भ में भारतीय सभ्यता के संदर्भों को भी समझा जा सकता है। इन्होंने कहा मतलब पद्धति शास्त्र में इनका यही था कि हिंदू सभ्यता को समझने के लिए मानव शास्त्रियों को व्यवहारिक स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब व्यवहारिक स्तर को समझने की आवश्यकता नहीं है, जबकि नृजातीयता तथा भारत शास्त्र का समन्वय करने से ही भारत की संस्कृति और उनकी सभ्यता के विषय में पता किया जा सकता है। फिर बोस ने क्या योगदान दिया था। इनकी जो पुस्तक थी द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, उसमें इन्होंने नृजातीय शास्त्र का सहारा लिया था। उसमें उस पुस्तक को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला था नृजातीय शास्त्र, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय कार्य के आधार पर समाज के भौतिक आधारों की चर्चा की थी। और दूसरा था इनका भारत शास्त्र, जिसमें इन्होंने हिंदू सामाजिक संरचना और उनके एनालिसिस क्या है उनके विषय में इन्होंने बात किया था। फिर तीसरा जो भाग है उसमें इन्होंने सामाजिक इतिहास का वर्णन किया था। तो ये इनका योगदान था। पहला नृजातीय शास्त्र, दूसरा है भारत शास्त्र और तीसरा है सामाजिक इतिहास। इन तीनों में द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी में इन्होंने तीनों पुस्तकों का सहारा लिया था। फिर हम देखते हैं कि क्या है एथनोग्राफी, नृजातीय शास्त्र क्या है। तो नृजातीय शास्त्र जो एन के बॉस है इन्होंने उड़ीसा और छोटा नागपुर के आदिवासी समूहों को समझने तथा विस्तृत समाज के साथ उनके संबंधों को परखने के लिए प्रयास किया था। उनकी मान्यता थी कि भारत में आदिवासी समाजों की प्रकृति एक सी नहीं है। मतलब इसमें इन्होंने नृजातीय शास्त्र में इन्होंने नागपुर के और उड़ीसा के आदिवासियों के विषय में बात किया था। तो इन्होंने आदिवासी समाजों की एक प्रकृति एक सी नहीं, और इन्होंने कहा कि
आदिवासी समाजों को वर्गीकृत करने के लिए उन्हें दो कारकों को मतलब इन्होंने दो कारकों को प्रमुख माना, जिसमें इन्होंने दो प्रश्न भी रखे, तकनीकी आधार और विकास क्या है। इनके जो दो प्रश्न थे वो इसमें से पहला था कि तकनीकी आधार क्या है और दूसरा था विकास क्या है, और उनका सामाजिक और भौगोलिक एकाकीपन कितना है। इन सबों का आदिवासियों पर इन्होंने विश्लेषण किया, बातचीत की उस पर। फिर बोस ने अपने क्षेत्रीय कार्य के लिए उड़ीसा के जुआंग आदिवासी समूहों में किया था। इन्होंने जो उड़ीसा में जिन आदिवासी समूहों पर कार्य किया था उसमें जुआंग आदिवासी थे, जिस पर इन्होंने क्षेत्रीय कार्य किया था। जुआंग ये देखे थे कि जुआंग किस प्रकार की सभ्यता से अलग, मतलब किस प्रकार की ब्राह्मणी सभ्यता से अलग रहा है। यह भी प्रश्न था कि जुआंग को हिंदू कहा जाना चाहिए या नहीं। मतलब हाँ, उसके बाद से इन्होंने कहा कि हिंदू व्यवस्था में उनको स्वीकार किया जाता है। जुआंग लोगों ने अपनी ही तरह से एक हिंदू देवी की पूजा करना प्रारंभ किए थे। हालांकि यह पूजा उनकी अपनी शैली की थी। जुआंग सुबह उठकर नहा धोकर धूप में सुखाए हुए चावल देवी पर चढ़ाते थे। व्रत, सत्य, देवता, धर्म शब्द, ये सब उनके धार्मिक शब्द थे। और यह दर्शाता है कि वो अपने पड़ोस के समाज की परिधि पड़ोस के समाज के उनकी व्यवस्थाओं के नज़दीक पहुंच रहे थे। और जुआंग हिंदू समाज की परिधि से बाहर के थे। मतलब इन्होंने देखा कि जो आदिवासी जो हैं उनका जो समाज है वो अपने समाज को, जो बाहरी समाज है, जो हिंदू समाज है, उससे वो अपने समाज को, मतलब काफ़ी मिलता जुलता समाज आदिवासी का और हिंदू समाज का था। उन्होंने देखा था कि जिस प्रकार हिंदू समाज में सुबह उठकर नहा धोकर पूजा किया जाता है, अपनी एक देवी रहती हैं, उनको चढ़ावा चढ़ाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है। उसी तरह इन्होंने आदिवासियों को भी देखा कि उनकी खुद की एक देवी हैं और वो भी सुबह उठकर नहा धोकर ये सारी चीज़ें करते हैं। और उनके भी जो धर्म शब्द हैं, व्रत, सत्य, देवता, ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने देखा कि ये काफ़ी मिलते जुलते हैं। फिर भी ये सब होने के बावजूद भी आदिवासियों को हिंदू समाज, मतलब हिंदू सामाजिक के अंदर प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता है, इसके विषय पर इन्होंने बात किया था। फिर इन्होंने नागपुर के दो आदिवासी समूहों के विषय में बात किया, जिसमें पहला था मुंडा और दूसरा था ओराव। उड़ीसा के जुआंग आदिवासियों पर इन्होंने बात किया था और नागपुर के मुंडा और ओराव दो आदिवासियों पर बात किया था। इन्होंने देखा कि ये आदिवासी समूह न केवल आकार में बड़े थे, साथ ही तकनीकी प्रयोग की दृष्टि से काफ़ी विकसित थे। ओराव हिंदू सभ्यता के चिन्हों से लेकर एक आदर्शात्मक आधार को अपनाना चाहते थे, जो संयोग से स्वयं हिंदू संस्कृति के तत्वों से निर्मित हुई थी। ओराव और मुंडा करीब करीब हिंदुओं की तरह ही रह रहे थे। यह विचित्र बात थी कि अहिर, लुहार तथा मिद्या जैसी हिंदू जातियां इन आदिवासी समूहों के संस्कार, विवाह आदि में सम्मिलित होती थी और ठीक आदिवासियों जैसी ही लगती थी। ये सब चीज़ें, तो उन्होंने इसके नृजातीय शास्त्र के अंदर उन्होंने आदिवासियों के विषय में बात किया, उनके हक क्या क्या, मतलब उनके हक के विषय में बात किया कि उनके कार्य क्या हैं और उन्हें हिंदू समाज में क्यों मान्यता नहीं दी जाती, क्यों वो आज भी हिंदू समाज के होते हुए भी क्यों पिछड़े हैं, उनके विषय में इन्होंने बात किया। यहाँ पे मैंने लिखा भी है नृजातीय शास्त्र। फिर इसके बाद से आता है हमारा भारत शास्त्र। भारत शास्त्र क्या है? भारत शास्त्र मतलब इंडोलॉजी को हम देखेंगे कि बॉस ने भारत शास्त्र में हिंदू समाज के प्रारूप, मतलब पहले की घटनाओं को उनका अध्ययन किया और उनको आधुनिक घटनाओं के साथ जोड़ा। इन्होंने देखा कि गांव और व्यापक श्रम विभाजन की चर्चा की थी। मतलब इन्होंने गांव के विषय में चर्चा की और व्यापक श्रम विभाजन के विषय में चर्चा की। गांव में श्रम विभाजन काफ़ी विस्तृत था। गांव वही उत्पादन करते थे जो उनके उपयोग के लिए आवश्यक था, और उस दृष्टि से गांव आत्मनिर्भर इकाई था। लेकिन गांव की आत्मनिर्भरता संपूर्ण नहीं थी। जो गांव में पैदा नहीं होता था उसे साप्ताहिक हाट, मेलों या तीर्थ स्थलों के बाजारों से प्राप्त किया जाता था। फिर इन्होंने देखा, बोस मानते थे कि हिंदू सामाजिक संगठन को दो चुनौतियों, प्राचीन काल से बौद्ध धर्म से और मध्य युग से चैतन्य से, भक्ति आंदोलन से मिली थी। इन दोनों ने ही जन्म से परिस्थिति निर्धारण और जाति संस्तरण के इस आधार पर
समाविष्ट करने का विरोध किया था। उन्होंने नई चेतना अवश्य दी, पर सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मूलभूत परिवर्तन के विषय में इन्होंने बताया था। मतलब जो भारत शास्त्र था, गृह जातीय शास्त्र में इन्होंने आदिवासियों पर अध्ययन किया, आदिवासी में इन्होंने उड़ीसा के आदिवासियों पर और नागपुर के आदिवासियों पर अध्ययन किया। भारत शास्त्र में इन्होंने भारत के गाँव के विषय में पहले की घटनाओं को, मतलब भूतकाल की घटनाओं को वर्तमान काल से जोड़ा था इन्होंने, तो इसके विषय में है। फिर हम देखते हैं कि सोशल हिस्ट्री इनकी क्या थी, सामाजिक इतिहास। तो इनका मत था कि यदि हमें किसी समाज के वर्तमान, भूत तथा भविष्य की खोज करनी है तो इतिहास के प्रमाणों को उसका आधार बनाना चाहिए। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से, मतलब इन्होंने रायपुर के सिन्हा लोगों का उदाहरण स्पष्ट किया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से सिन्हा लोगों ने जमीन हासिल की, व्यापारी बने, कारखानों के स्वामी बने और अधिकारी बने। 3 ही पीढ़ियों में उन्होंने एक व्यावसायिक परिवेश से दूसरे व्यावसायिक परिवेश में अपने आप को बदल लिया था। पारंपरिक दृष्टि से यह गलत था, लेकिन नई आर्थिक शक्तियों ने यह संभव कर दिखाया था। फिर ब्रिटिश काल में इन नई आर्थिक शक्तियों ने पुराने जाति पर आधारित श्रम विभाजन को भी बदल दिया था। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बोस ने कहा कि जातियों की पारंपरिक व्यावसायिक संरचना में व्यापक परिवर्तन हुआ है, पर हर जाति की व्यावसायिक संरचना नहीं बदली है। फिर हाँ, तो ये चीज़ इन्होंने कहा। फिर द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी में इन्होंने कहा कि हिंदू समाज के अस्थायित्व तथा परिवर्तन के लिए आर्थिक कारकों को महत्व दिया जाए एवं कृषि तकनीकों के बारे में उन्हें जागृत किया जाए। फिर इन्होंने गांधी जी की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के कारण आदिवासी किसानों के और अधिक समीप आ गए थे। आदिवासी धर्म और प्रजाति के आधार पर नहीं, अपितु अपने जीवन यापन के आधार पर अपने जीवन आधार पर अपने संबंधों का पता लगाते थे और उनके विषय में बात करते थे। फिर यहाँ पे बोस ने हिंदू समाज की संरचना को निम्नलिखित कई तरह से अध्ययन किया, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन, भारतीय सभ्यता का अध्ययन, जाति व्यवस्था का अध्ययन, आदिवासी का अध्ययन। इस तरह से इन्होंने 4 स्तर में इसका अध्ययन किया था। तो ये सामाजिक इतिहास था इनका। फिर इन्होंने वास्तुशास्त्र का अध्ययन क्या किया था। वास्तुशास्त्र में उन्होंने मतलब जो पहले के शिल्प के मंदिर बनाए जाते थे, जो उड़ीसा शिल्प शास्त्र पर उन्होंने एक पुस्तक भी संपादित की, 1932 ईस्वी में वह प्रकाशित हुई थी। तो वास्तुशास्त्र का अध्ययन इन्होंने किया। फिर इन्होंने भारतीय सभ्यता के विषय में बताया था। तो भारतीय सभ्यता में इन्होंने सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया। इन्होंने कहा कि 1971 में जगदीश बोस स्मृति भाषण में उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से भिन्न है। यूरोप की सभ्यता का निर्माण निरंतर संघर्षों और युद्धों से हुआ है, पर इन संघर्षों ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को भी जन्म दिया है। दूसरी ओर भारतीय सभ्यता ने सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया, लेकिन जहाँ तक आर्थिक व्यवस्था का प्रश्न है, सब कुछ आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ था। फिर ये सारी चीज़ों के विषय में इन्होंने बताया। सारी चीज़ों के विषय में इन्होंने अध्ययन के विविध भागों में विभक्त किया, जिसमें प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ और पंचम, 5 अवस्था इन्होंने दिया था। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भारतीय सभ्यता यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अवस्थाएं हम यहाँ पे देखते हैं। 5 अवस्थाएं ये हमारी हैं, जिसमें प्रथम अवस्था में भारतीय सभ्यता के विषय में इन्होंने प्रथम अवस्था में इन्होंने बात किया था कि भौतिक तत्व और उनके प्रतिमान और भाषा, मतलब भाषा क्षेत्र, भाषा क्या है। भौतिक तत्व, प्रतिमान और भाषाई क्षेत्र। यहाँ पे हम भौतिक तत्व कर लिए, यहाँ पे प्रतिमान कर लिए और भाषाई क्षेत्र क्या था उसके विषय में इन्होंने बात किया। फिर द्वितीय अवस्था में इन्होंने मिट्टी के बर्तन, धातु की कला और तकनीकी का अध्ययन ये किया था। तीसरी अवस्था में इन्होंने दस्तकारी तथा जाति समितियों के विषय में और भारत के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन इन्होंने किया था। 2
चौथे में हम यहाँ पे देखते हैं कि चौथे में इन्होंने समन्वयात्मक संस्थाओं जैसे मंदिरों का अध्ययन किया, राजाओं शंकराचार्यों द्वारा मठों का अध्ययन किया, और पांचवी में इन्होंने जाति व्यवसायों में आधुनिकीकरण, नगरीकरण, आदिवासी, इन सबों का अध्ययन इन्होंने किया था। तो ये 5 अवस्थाओं में इन्होंने हिंदू सभ्यता का अध्ययन किया, हिंदू सभ्यता का अध्ययन किया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बोस ने इसके बाद भी बोस ने भारतीय सभ्यता में आधुनिक युगों को स्पष्ट करने के लिए कई चरित्रों का चित्रण किया। इन्होंने अपनी बांग्ला पुस्तक नवीन व प्राचीन में महात्मा गांधी का रचनात्मक प्रवृत्तियों से संबंध तथा चित्रकार जैमिनी राय और राम किंकर बाई जी की रचनाओं पर भी उन्होंने बात कही थी। फिर हम यहाँ पे जाति व्यवस्था में देखते हैं कि जाति व्यवस्था जब गांधी जी बोलपुर में अनुसूचित जातियों में रचनात्मक कार्य कर रहे थे, तब व्यवस्था के संबंध में बोस के विचार उभरे और इन्होंने हाँ यहाँ पे मैं लिखा है, इनका पहला जो था हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एक्सप्लोरेशन 1941, दूसरा कास्ट इन इंडिया 1951, तीसरा सम एक्सपेक्ट ऑफ कास्ट इन बंगाल 1958। इन सब में इन्होंने जो गांधी जी द्वारा बोलपुर में जातियों के रचनात्मक कार्य वो कर रहे थे गांधी जी, उसी को इन्होंने अपने पुस्तक में काफ़ी डिफाइन किया इसका, और किस तरह से ये संगठन जुड़े हैं, क्या किस व्यवसाय, कौन सी व्यवसाय इन्हें जोड़ के रखी हुई है, इन सबों पर, और पुरानी व्यवस्था का रूप आधुनिक आधारों से जोड़ते हुए इन्होंने जाति व्यवस्था को विस्तारित किया था। तो आदिवासियों का अध्ययन अभी मैंने बताया ही, उड़ीसा में इन्होंने जुआंग का अध्ययन किया था, और यही सारी चीज़ें हैं इनकी। फिर हम निष्कर्ष इनका देखते हैं कि इनका निष्कर्ष क्या है। बोस जो थे वो बोस का सैद्धांतिक पक्ष कमज़ोर था, पर संभवतः यह कमज़ोरी सभी अनुभाविक मानवशास्त्रियों के अध्ययनों में होता है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि बोस ने अपने समय की चुनौतियों को स्वीकार किया था। बोस ने पारंपरिक शब्दावली जैसे सत्य, राजा, तमस, धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम आदि का प्रयोग किया था। फिर बोस का बौद्धिक योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बात हमें स्मरण रखनी पड़ेगी कि बोस मूलतः एक मानवशास्त्री तथा नृजातीय शास्त्र थे। भाषाई मानवशास्त्र के वे ज्ञाता थे। मानवशास्त्र अपने आप में एक संपूर्ण शास्त्र है। पद्धति की दृष्टि से उनका विश्वास क्षेत्रीय सोच से है। तो ये उनके निष्कर्ष हुए। फिर हम लोग देखते हैं कि एन के बॉस जो थे उनके पृष्ठभूमि को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता देती हूँ, फिर उसके बाद से मैं वो सारी चीज़ें देख लूँगी। इसके बाद मैं आप लोगों को वो बताती हूँ कि इनके प्रस्ताव, उद्देश्य, पद्धति, प्रकार, मुद्दे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एन के बॉस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें मैंने अभी डिफाइन किया, आप लोग को वापस से मैं बोलती हूँ कि पहला मैंने लिखा है कि निर्मल कुमार बोस का जन्म, एन के बॉस का पूरा नाम यहाँ पे ये भी आ सकता है। एन के बॉस का पूरा नाम निर्मल कुमार बोस। इनका जन्म 22 जनवरी 1901 कोलकाता में हुआ। 15 अक्टूबर 1972 उनकी मृत्यु हुई। मानवीय सेवा और विज्ञान उनके जीवन का लक्ष्य रहा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा जगहों पर उन्होंने अध्ययन किया। भूगर्भशास्त्र और मानव शास्त्र इन्होंने स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की थी। यहाँ पे मैंने मुझसे गलत हो गया, यहाँ पे स्नातक सिर्फ रहेगा। फिर उसके बाद से उन्होंने 1959 तक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक भी रहे। भारत स्वतंत्रता के आंदोलन में वे जेल भी गए थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने अपना सहयोग दिया था, और उसके लिए एक बार वो जेल भी गए थे। 1948 में इन्हें अनंडेल स्वर्ण सम्मान भी दिया गया। 1966 में उन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी मिला था। ये सारी चीज़ें आप याद कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। 1955 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के फेलो भी थे। गांधी जी का प्रभाव इन पर विशेषता था। गांधी जी की पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ से वे प्रभावित थे। बोस की रचनाएं अंग्रेजी और बंगाली भाषा में थी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए इन्होंने ऐतिहासिक तथा निगमन पद्धति का प्रयोग किया था। फिर इन्होंने नेचर ऑफ कल्चर में उन्होंने संस्कृति ग्रहण को समझाया था। और बोस का जो योगदान था वो भारतीय समाज में
तीन प्रकारों में विभाजित था। बोस का जो योगदान था भारतीय समाज में, ठीक, वो तीन भागों में विभाजित था, जिसमें पहला था नृजातीय शास्त्र, दूसरा था भारत शास्त्र और तीसरा था सामाजिक इतिहास। तो मैंने अभी आप लोग को बताया था नृजातीय शास्त्र क्या था। तो नृजातीय शास्त्र के अंदर ये क्षेत्रीय कार्य के आधार पर भारतीय समाज के भौतिक आधार की चर्चा की थी और ये सारी चीज़ें ही आदिवासियों के लिए किए थे। भारत शास्त्र में इन्होंने हिंदू सामाजिक संरचना और प्रचलनों का विश्लेषण किया था, जिसमें इन्होंने हिंदू के ग्रामों के विषय में बात किया था। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सामाजिक इतिहास में इन्होंने भारतीय सिविलाइजेशन के विषय में बात किया था कि क्या क्या सभ्यताएं थी ग्रामों में और क्या क्या मतलब पुरानी परंपराओं से नई परंपराओं का कंपेयर इन्होंने किया और उसके विषय में इन्होंने बात की। तो ये था एन के बॉस के विषय में। मैंने बहुत शॉर्ट में इस चीज़ आप लोग को समझा दिया और आई होप कि मैं अच्छे से समझाई हूँ आप लोगों को। शॉर्ट में मैं आप लोग को बताती हूँ कि इनकी जो पृष्ठभूमि थी वो मानव शास्त्र में शिक्षित तथा प्रशिक्षित, कलकत्ता में अकादमिक कार्य कलकत्ता में, भारतीय सभ्यता संस्कृति तथा आंदोलनों में विशेष रुचि रखते थे। प्रस्ताव इनका था सभ्यता परिप्रेक्ष्य में अध्ययन, उद्देश्य था सभ्यता का विश्लेषण, पद्धति थी इनकी ऐतिहासिक, निगमन, ग्रंथ प्राचीन पद्य, प्रकार्यात्मक। प्रकार था इनका सांस्कृतिक तत्वों का वितरण, दूसरा था ग्रंथों की श्रेणी। मुद्दे थे इनके भारतीय समाज के विभिन्न पक्ष में इन्होंने अपने मुद्दे रखे थे, जिसमें इन्होंने भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का बात किया, वास्तुशास्त्र का बात किया, जाति व्यवस्था पर बात किया, आदिवासी के अध्ययन पर बात किया और कृषक जीवन पर भी इन्होंने बात किया। और इनकी सारी पुस्तकों को मैंने आप लोग को बता ही दिया, इनकी रचनाएं क्या क्या थी, इनके कार्य क्या क्या थे, तो ये सब कुछ हो गया। दोस्तों मैंने आप लोग को दे दिया है एन के बॉस पे भी वीडियो। और फाइनली हम लोग का द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट पेपर, फर्स्ट पेपर ख़त्म होता है। कल से हम लोग सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट शुरू करेंगे। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। आगे का वीडियो मैं कल फिर से अपलोड करूँगी, तब तक के लिए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को देखते रहिए आप लोग और दोस्तों में शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसको दबाना प्लीज़ मत भूलिए। कमेंट कीजिए, जो भी चीज़ आप लोग को चाहिए वो सब मैं दूंगी आप लोग को। इसमें जितने भी आप लोग को नोट्स की ज़रूरत हो मुझे बताइए, क्या चाहिए, कौन से टॉपिक का चाहिए, मैं आप लोग को दूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज।